जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। फौज की तरफ से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्यों बताया गया है कि हम आपके साथ डील नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे मीडिया को ये बता दिया गया है कि फौज इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई डील नहीं करना चाहती। ये क्यों बताया जा रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पीटीआई ने हस्बे मामूल 8 नवंबर का जलसा मनसूख कर दिया और उसकी जगह एक नई तारीख दी गई है और नई जगह रखी गई है। पुराना जलसा क्यों मनसूख हुआ है, पुरानी जगह क्यों मनसूख हुई है और अब ये सवाबी के अंदर जलसा क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और गंडापुर साहब ने यह भी कह दिया कि अब ये मैं आखिरी कॉल देने लगा हूं। ये हर बार आखिरी कॉल क्यों देते हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि कफन बांध कर आएं, क्योंकि इस बार हो सकता है आपको घर वापस ना जाना नसीब हो। ये कफन क्यों बांधते हर बार और हर कॉल गंडापुर साहब की आखिरी क्यों होती है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और गंडापुर साहब के 2 मोबाइल चोरी हो गए और उनमें से क्या क्या चीज निकल सकती है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और पीआईए के 2 उम्मीदवार हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी पीआईए खरीदना चाहता है और उसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी खरीदना चाहती है। क्यों खरीदना चाहती है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले पीआईए की तरफ आते हैं। पीआईए एक बदकिस्मत इदारा है, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा था जो पाकिस्तान की कभी इज्जत का बाइस बनता होता था। इसने दुनिया की 5 बड़ी एयरलाइंस की बुनियाद रखी थी। माल्टा एयरलाइन के लिए बाकायदा पीआईए ने एक बिड करवाई थी और बिड हुई थी और पीआईए ने वो बिड विन की थी। और ये यूरोप के अंदर पहली बिड थी जो पीआईए ने विन की थी और पीआईए ने बाकायदा माल्टा एयरलाइन बनाई। और जो माल्टा का सिलेबस है उसमें 8th ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर पीआईए का बाकायदा एक चैप्टर है और जिसमें जिक्र किया जाता है कि पीआईए एक एयरलाइन है जो पाकिस्तान की एयरलाइन है और उसने माल्टा एयरलाइन बनाई थी। इसके साथ साथ एमिरेट्स की जो एयरलाइन है वो हमने बनाई, फिर कतर की जो एयरलाइन है वो हमने बनाई, सिंगापुर एयरलाइन जो है वो हमने बनाई। बल्कि बहुत सारी ऐसी और एयरलाइंस भी हैं कि जिसके अंदर हमारे पायलट्स काम करते हैं, जिसके अंदर हमारी स्टीवर्ड्स काम करते हैं, जिसके अंदर हमारी एयर होस्टेसेस काम करती हैं, जिसके अंदर हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं और जिसके अंदर कैटरिंग का जो सामान फराम किया जाता है वो पाकिस्तानी कंपनीज करती हैं। लेकिन आज उस पीआईए की हालत यह है कि रोजाना इसका 15 करोड़ रुपए का खसारा है। और जब हुकूमत पाकिस्तान ने इसे बेचने का ऐलान किया तो 6 कंपनीज ने उसके अंदर रजामंदी जाहिर की, लेकिन आखिर में सिर्फ एक कंपनी रह गई और उस कंपनी ने भी सिर्फ 10 अरब रुपए अनाउंस किया कि जनाब हम ये पूरी कंपनी जो है या पूरी एयरलाइन जो है उसे 10 अरब रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। और जाहिर है ये नाकाम होगी बिड, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल ये था कि कम से कम 85 अरब रुपए मिलना चाहिए हमें, लेकिन 85 अरब के बजाय 10 अरब रुपए की बोली आई जो जाहिर है अफोर्ड ही नहीं हो सकती थी, लिहाजा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब 2 हुकूमतों की तरफ से कुछ हिलजुल हुई है। एक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जनाब हम पीआईए खरीदने के लिए तैयार हैं और हमें ये पीआईए दे दिया जाए और हम इसे चला लेंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर कहा है कि मरियम नवाज साहबा भी खरीदना चाहती हैं और अब अगर उन्हें पीआईए नहीं मिलती तो फिर वो अपनी एक नई एयरलाइन स्टार्ट करेंगी और उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब होगा। अब सवाल यहां पे 2 पैदा होते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अहलियत होती पीआईए को चलाने की या नई एयरलाइन बना के चलाने की तो ये पीआईए चला लेती, क्योंकि 5 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है। 3 बार मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब 16 महीनों के लिए हुक्मरान बने और अब 5वीं मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। अगर ये 5 हुकूमतों में पीआईए नहीं चला सके तो अब मरियम नवाज साहबा सूबे की बुनियाद पर ये एयरलाइन कैसे चला लेंगे? दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंदर अगर इतनी अहलियत होती तो गुलाम सरवर खान साहब जो इमरान खान साहब के दौर में हवाबाजी के मिनिस्टर थे वो इस किस्म की हमाकत ना करते कि आज पीआईए सिसक रही होती। ये जो कुछ पीआईए के साथ हुआ है उसमें 90% अगर कोई शख्स कसूरवार है तो उसका नाम गुलाम सरवर खान है। उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कह दिया था कि जो हमारे पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं और हमारे जो जहाज हैं उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होती। उसका नतीजा ये निकला कि पीआईए टोटली बंद हो गई। उसके साथ साथ जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे थे एयर एविएशंस के अंदर या एयरलाइंस के अंदर उन सबको ग्राउंड कर दिया गया, हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, हमारी एयर होस्टेसेस को ग्राउंड कर दिया गया, हमारे स्टीवर्ड्स को निकाल दिया गया।
क्योंकि सिर्फ एक बयान ने ना सिर्फ पाकिस्तान की सिविल एविएशन का बेड़ा गर्क कर दिया था, बल्कि उसके साथ साथ पीआईए को भी दफन कर दिया, और साथ वो तमाम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी और जिनका ताल्लुक हवाबाजी के साथ था, उनका कैरियर भी तबाह कर दिया। अब अगर गंडापुर साहब के अंदर अहलियत है तो ये गुलाम सरवर खान साहब के अंदर अहलियत क्यों नहीं थी, या इमरान खान साहब अपने 4 साल के अंदर पीआईए को नहीं चला सके। अब अगर उस दौर में वफाकी हुकूमत नहीं चला सकी तो ये सूबाई हुकूमत कैसे चलाएगी, और वो भी सूबाई हुकूमत जिससे मेट्रो नहीं चल रही, यानी जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो भी 100% मुकम्मल नहीं हुआ, वो भी 12% अभी रहता है। तो जो लोग मेट्रो नहीं बना सके, जो लोग मेट्रो नहीं चला सके, जो अपने बसेस का फ्यूल पूरा नहीं कर सके, जो 100% उसको एक्टिव नहीं कर सके, वो पीआईए जैसे डेड एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक डेड इदारे को कैसे चलाएंगे, ये एक सवाल है। इसका जवाब तो ज़ाहिर गंडापुर साहब ही दे सकते हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और गुलाम सरवर खान साहब मिनिस्टर थे तो उस वक्त पीआईए का ये हालत हो गई कि आज पीआईए को खरीदने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है। तो गंडापुर साहब के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि ये उसे चला लेंगे। सेम इसी तरह मरियम नवाज साहबा इसे कैसे चलाएंगे, जबकि गवर्नमेंट 5 मरतबा की नून लीग की गवर्नमेंट पीआईए को नहीं चला सकी। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा को देना चाहिए और साथ साथ गंडापुर साहब को देना चाहिए। दूसरा इशू बड़ा दिलचस्प है, वो गंडापुर साहब के 2 मोबाइल फोन, उनका पर्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके चोरी हो गए, साथ ऐसा असलहा भी चोरी हो गया जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता था। और ये सारी चोरी जो हुई है ये केपी हाउस से हुई है, और ये उस वक्त हुई जब गंडापुर साहब वहां छुपे हुए थे। अचानक वहां पे पुलिस आ गई, रेंजर्स आ गई, और गंडापुर साहब अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ के निकले, क्योंकि उन्हें ये खतरा था कि जब वो यहां से निकलेंगे और अगर उनके पास मोबाइल फोन हुआ तो उन्हें ट्रैक कर लिया जाएगा या उन्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। तो मोबाइल फोन वहां पे छोड़ के उन्हें भागना पड़ा, और उसी अफरा तफरी के दौरान उनका पर्स भी वहीं पे रह गया, क्योंकि शायद उनको ख्याल ये था कि पर्स के अंदर कुछ सिम ना लगी हो कि मुझे ट्रेस कर लिया जाए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, वो भी वहीं रह गया। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये भी एक हैरानकुन सी बात है। हो सकता है उसके अंदर इमरान खान साहब को वो खत हो, कोई हदायतनामा हो जो जेल से उन्होंने भेजा हो कि आपने ये करना है, और उस नक्शे के मुताबिक या उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक गंडापुर साहब मूव कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट भी अगर वहीं रह गया है तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। फिर उनके पास कोई असलहा था, बकौल उनके कि जो असला है वो लाइसेंस याफ्ता था। अब वो असला कहाँ गया? जाहिर है गंडापुर साहब ने असला तो वहां पे छोड़ दिया था, अपने लोग भी वहां पे छोड़ दिए थे। अब वो असला किसके पास है ये भी एक मिस्ट्री है, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हो सकता है इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी शामिल हो, वो कहाँ चले गए हैं, या कोई तावीज़ हो सकते हैं वो कहाँ चले गए हैं। फिर मोबाइल फ़ोन और उसका डाटा, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कीमती डाटा है। उसके अंदर जो मैसेजेस आ रहे थे, जो मैसेजेस दिए जा रहे थे, जिनको गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, या उनके अंदर ये बताया जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब से किसने रब्ता करना है, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन किसने फॉलो करनी है, इमरान खान साहब के साथ मेरी क्या बात हुई। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे ऑडियोज़ हों जो गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ लोगों को भिजवाई हो, या मुख्तलिफ लोगों की ऑडियोज़ हो जो गंडापुर साहब के पास आई हो, और उसमें हो सकता है मुराद सईद साहब की एक ऑडियो भी हो, या मुराद सईद साहब की लोकेशन हो, या मुराद सईद साहब का नया मोबाइल फ़ोन हो, या मोबाइल या उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, और वो भी अगर ज़ाहिर एजेंसीज के पास चलेगी तो मुराद सईद साहब तो फिर अनसेफ हो जाएंगे। हो सकता है हमाद अज़हर साहब के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है बुशरा बीबी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है कि जो मैसेंजर्स के तौर पे दरमियान में काम कर रहे थे इमरान खान साहब और गंडापुर साहब के दरमियान, और फिर गंडापुर साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन निकल जाए, और हो सकता है वो तमाम रिपोर्टर्स या वो जर्नलिस्ट जिनके साथ गंडापुर साहब का रब्ता था वो सबके सामने आ जाए, और हो सकता है वो तमाम यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड जो मालूमात हैं वो सारी की सारी सामने आ जाए। अब अगर ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी पार्टी की। और हो सकता है वो सारे ठेकेदार भी सामने आ जाएं कि जो इस वक्त ठेके ले रहे हैं, हो सकता है वो फाइनेंसर भी सामने आ जाएं जो जलसों को फाइनेंस करते रहे हैं, हो सकता है वो ट्रांसपोर्टर्स भी सामने आ जाएं जो बाकायदा गाड़ियां देते रहे हैं जलसों जुलूस के लिए। और अगर ये सारे लोग सामने आ गए तो फिर जाहिर है गंडापुर साहब कहाँ स्टैंड करेंगे, पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो जाहिर है अब खुल के सामने आ जाएंगी। और हो सकता है कोई ऐसी कॉल्स भी हों कि जिन्हें गंडापुर साहब खुफिया रखना चाहते हों, और वो अगर एजेंसीज के पास चली गई तो उससे फिर गंडापुर साहब की क्या पोजीशन होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब खासे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका डाटा रिकवर हो जाए, या कोई ले दे के
उनके मोबाइल वापस कर दे और वो सारा डाटा जो है वो बाकायदा उनको दोबारा वापस मिल जाए और उसके अंदर कोई तहरीफ ना की जाए, उसे किसी जगह निकाला ना जाए, ना उसे किसी जगह यूज़ किया जाए। अब अगर गंडापुर साहब ये चाहते हैं तो जाहिर है फिर उसके लिए उन्हें खासी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये वैसे चोरी नहीं हुए और गंडापुर साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, और डॉक्यूमेंट्स भी वैसे चोरी नहीं हुए, इस चीज़ का भी गंडापुर साहब को अंदाज़ा है। तो गंडापुर साहब को जाहिर है ये सारी चीज़ें वापस लेने के लिए और ये वादा लेने के लिए कि जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, खासी अब एफर्ट करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रुकन, उनको शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना लिया गया है। शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट की तरफ से हैं और उमर अयूब साहब कौमी असम्बली की तरफ से हैं, और ये दोनों किस लिए आए हैं? ये आए हैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए। और ये जुडिशल कमीशन क्या करेगा? ये आईनी बेंच बनाएगा और उसके साथ साथ नए जजेस की तकर्री करेगा। अब सवाल यही है कि अगर आपने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना था तो फिर आप उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बने जिसने चीफ जस्टिस का फैसला करना था? और अगर आपने उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना था तो फिर आपने अपने 3 मेंबर्स के नाम क्यों पेश किए थे? उन्हें क्यों उस कमेटी का हिस्सा बनाया था? अब अगर आपने उस कमेटी का हिस्सा अपने आप को बना लिया था तो फिर आपने उस मसवदे के ऊपर वोट क्यों नहीं दिए कि जो आपकी रजामंदी से क्रिएट हुआ था, आपकी रजामंदी से जो बना था, जिसको 26वीं तरमीम कहते हैं? तो अजीब सी बात है कि आप एक साइड पे 26वीं तरमीम तैयार करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल के काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप फिर वोट भी नहीं देते, और फिर उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी बनती है उसका हिस्सा भी बन जाते हैं, फिर उस पार्लिमानी कमेटी का बाइकाट भी कर देते हैं, और फिर उस 26वीं तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन बनता है आप उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाते हैं। कोई अजीब सी कंफ्यूजन है। और अब ऐन मुमकिन है कि जब ये इजलास हो तो ये दोनों मेंबर्स जो है बाइकाट करके चले जाएं और वो कहें जी कि हमें तो ये मंजूर ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती है, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़े जोशो खरोश के साथ इस कमीशन का हिस्सा बने हैं, लेकिन इससे बाइकाट करते हुए भी इन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पार्टी का कमाल है, ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी वक्त भी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ क्योंकि 5 नवंबर को याद रखिएगा कि जुडिशल कमीशन का इजलास है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बड़े फैसले करने हैं, लेकिन अब ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनकी तकर्री पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशन थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाया जाए और हर सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अब ये उसी के सामने बैठेंगे और हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसी हरकत करें कि जिसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ नाराज हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद रखिएगा कि कुछ भी कर सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर को पेशावर के अंदर एक भरपूर जलसे का ऐलान किया था, और यह ऐलान इमरान खान साहब की मर्जी से हुआ था और बुशरा बीबी की मर्जी भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन हस्बे रवायत, क्योंकि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रवायत है कि जो भी ऐलान करते हैं उसकी तारीख एक बार जरूर मनसूख करते हैं और मुकाम भी जरूर मनसूख करते हैं और उसके बाद नई तारीख देते हैं। तो हस्बे मामूल इन्होंने भी इस बार भी पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया, और मनसूख करने के बाद अब 9 नवंबर की तारीख दी है, और वो भी सवाबी के अंदर जलसा रख रहे हैं और मोटरवे के ऊपर रख रहे हैं। और साथ ही गंडापुर साहब का ये ऐलान है कि इस दिन मैं अपना आखिरी लाएअमल दूंगा, और साथ उन्होंने कहा है कि कफन बांध के सब लोग आएंगे और मैं सबको बताऊंगा कि उन्होंने अपने साथ क्या क्या लेके आना है, और ये आखिरी ऐलान होगा और उसके बाद हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। और मैं अपने घर वालों को ये बता के जाऊंगा कि अगर मैं वापस नहीं आता तो ये समझ लें कि मैं दुनिया से गुजर चुका हूं, मैं अब वापस आने के काबिल नहीं हूं। अब गंडापुर साहब हर बार ये ऐलान करते हैं कि ये आखिरी होगा और इसके अंदर हम अपने टारगेट अचीव करके जाएंगे, फिर वो ये भी बताते हैं कि कफन बांध लें। बल्कि मैंने पिछले 5 जलसों में और धरनों में उनके सर पे कफन देखा है, और उसके बाद वो वापस जाके कफन उतार देते हैं, और हर बार वो ये ऐलान करके जाते हैं कि ये आखिरी मर्तबा है और अब मैं हर सूरत अपने टारगेट अचीव करके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। एक मरतबा गायब हुए और 12 घंटे बाद वो दोबारा ज़हूर हुए, और उसके बाद दूसरी मरतबा गायब हुए और तकरीबन 28 घंटे बाद उनका दोबारा ज़हूर हुआ, और वो डूबे इस्लामाबाद के अंदर से निकले, वो पेशावर के अंदर से थे। अब हो सकता है इस बार भी वो आखिरी ऐलान करके फिर गायब हो जाएं और वो बल्कि दुनिया से पर्दा कर दें, और उसके बाद 2-3 दिन बाद वो पूरा पाकिस्तान फिर के, बल्कि तमाम अजला के अंदर से घूम फिर के और कुछ अफगानिस्तान और इंडिया के अजला भी क्रॉस करके दोबारा पेशावर पहुंच जाएं। और हो सकता है इस बार वो शेर भी अपने साथ ले आएं जो जंगलों के अंदर फिरते रहते हैं, और या 1-2 हाथी पकड़ के ले आएं और ये बताएं, एक पूरी लंबी दास्तान सुनाएं कि उनके साथ हुआ क्या था।
हाथियों ने उनके साथ क्या किया था और शेरों ने इनके साथ क्या किया था, और किस किस जानवर ने क्या क्या पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि गंडापुर साहब से भी कोई चीज बैद नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर बार कफन बांधते हैं, हर बार आखिरी ऐलान होता है, हर बार वो एक लाएअमल देना चाहते हैं, हर बार वो पूरा पाकिस्तान बंद करना चाहते हैं, और हर बार उनका ये कहना होता है कि मैं इमरान खान साहब को रिहा करके आऊंगा। पिछली मरतबा तो उन्होंने 15 दिन दिए थे और उन 15 दिनों को गुजरे हुए भी 2 महीने हो गए, लेकिन ना इमरान खान साहब बाहर आए, ना गंडापुर साहब जेल गए, ना उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाया। तो ये इस किस्म की धमकियां वो देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने धमकी दे दी और साथ वो कह रहे हैं कि आखिरी धमकी है और इसके बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन अपना टारगेट हर सूरत अचीव करूंगा। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के अल्फाज उन्हें बार बार दोहराने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर नतीजा भी वैसे निकल आता है। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे और इस बार जो इनके सर का कफन है उसे मैला ना होने दे। बहरहाल हम आखिरी इशू की तरफ आते हैं। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज आया और ये खुफिया जराए से, ये सिर्फ जराए से मैसेज रिलीज हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। अगर सियासतदानों को मुज़ाकरात करने हैं तो वो सियासतदानों के साथ करें। अफवाज पाकिस्तान का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इंगेज कर रहे हैं इमरान खान साहब को, ना इमरान खान साहब को इंगेज करेंगे, और ना ही इमरान खान साहब की रिहाई या एनआरओ का हमने मसला हल करना है। इमरान खान साहब अगर बात करना चाहते हैं तो वो सियासतदानों के साथ बात करें। ये वैसे बार बार अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, बल्कि मई के महीने में DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी ऐलान किया गया था कि हमारा इमरान खान साहब या किसी सियासी जमात के साथ या किसी सियासी डायलॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने करने हैं तो खुद करे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये मैसेज आ गया और इस मैसेज की बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब के साथ कोई डायलॉग हो रहा है, और ये इंप्रेशन भी आ रहा था कि बुशरा बीबी एक डील के तहत रिहा हुई हैं और अब एस्टैब्लिशमेंट किसी वक्त भी इमरान खान साहब को रिहा कर देगी। बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नवंबर का महीना भी बताना शुरू कर दिया था कि इस महीने के अंदर इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। तो हर तरफ से एक डील का एक इंप्रेशन दिया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है उस इंप्रेशन को खत्म किया गया कि हम किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर खान साहब ने कोई मुज़ाकरात करने हैं तो वो सियासी सतह पे हो सकते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते। तो ये एक जो तासुर था उसे अफवाज पाकिस्तान ने ज़ाहिर करने की कोशिश की है, उसे ख़त्म किया है। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि वो कोई तब्दीली ला सकें या उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए तो उन्हें एक नेशनल कंसेंसस का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसे तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के फैसला करना पड़ेगा, वरना ये मामला आगे चलते हुआ नजर नहीं आ रहा। और साथ साथ आदिल राजा साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब जो है उनको मारने की तैयारी की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई तैयारी हो सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद रियासत, मेरा ख्याल है उसने फैसला कर लिया है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे सजाए मौत नहीं होगी। तो इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। राजा साहब पता नहीं क्यों इमरान खान साहब को इस हालत में देखना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात।